बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने छोड़ा था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा एक्ट है, और उससे मतलब जो है सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से चैप्टर नंबर 2 में से जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने निकाला है, जो पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था, कोई आपका क्वेश्चन था, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। अंडर सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पूरे का पूरा सेक्शन है ये, वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड, कि जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तहत एक मफाद जो है वो पैदा किया जाता है, एब्सोल्युटली कतई तौर पर, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स के हक में एक जो इंटरेस्ट है, मुफाद है, वो पैदा किया जाता है बाय द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। लेकिन जो ट्रांसफर की टर्म्स हैं, शराइत हैं, डायरेक्ट दैट वो ये बताती हैं, सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड, कि ऐसा जो मुफाद है शैल बी अप्लाइड, पैसिव का फिक्रा है, पैसिव वॉइस का फिक्रा है, कि सच इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो कि पैदा किया जाता है किसी भी शख्स के हक में, सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड, तो ये इसका इतलाक होगा, आर एंजॉयड, और इसको एंजॉय करेगा वो शख्स, बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक खास तरीके से। सच टर्म एंड कंडीशन शैल बी, कि जहां पर एक शर्त लगा दी गई कि आपने ऐसे करना है, एक खास तरीके से ही करना है, शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम, कि वो शख्स ऐसे मफाद को करेगा, वो शख्स जिसके हक में वो जो राइट ट्रांसफर किया जाता है, इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि इसी तरीके से ही करेगा। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, तो ए शख्स किसी बी को प्रॉपर्टी देता है और कंडीशन लगा देता है कि आप इस तरह से ही सेल कर रहा है, और कह रहा है कि जी आप इस तरह से ही कर सकते हैं। तो फिर ऐसी जो कंडीशन होगी, सच टर्म एंड कंडीशन शैल बी डैश, तो ऐसी जो टर्म एंड कंडीशन है शैल बी, ए, ऑप्शन नंबर ए है वैलिड, ऑप्शन नंबर बी है वाइडेबल, ऑप्शन नंबर सी है वाइड, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव ऑप्शंस, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ए है वैलिड, बी है वाइडेबल, सी है वाइड, कि जब भी कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफर होती है, जैसे कि इसमें कहा गया कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि किसी भी शख्स के हक में एक शख्स जो है वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करता है, और साथ ये शर्त लगा देता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, या आपने इस तरह से करना है। तो ऐसी शर्त जो है सेक्शन 11 ये कहता है कि वाइड होगी, उसकी कोई अहमियत नहीं है ऐसी शर्त की, ठीक है, चाहे वो लिख ली गई है, और वो स्टाम्प पेपर पे भी लिखी हुई है, तो वो वाइड होगी, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन इज मेंशन्ड, किस सेक्शन के तहत बताया गया है कि जो नामौलूद बच्चा है, जो नामौलूद है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, ये किस सेक्शन में बताया गया है? ऑप्शन ए है सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑप्शन बी है सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑप्शन सी है सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ऑप्शन डी है सेक्शन 15 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको जरूर इसका पता होगा कि इसका जो सेक्शन रेलिवेंट सेक्शन है और करेक्ट ऑप्शन है और
करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है नामौलूद बच्चे से मुतल्लिक कि उसको किस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहले हमने सेक्शन जो है वो 11 को देखा है, अब सेक्शन 12 है और उससे मुतल्लिक एक ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। अंडर सेक्शन में सेक्शन 12 को एक्सप्लेन भी करूंगा और इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको निकाल के दूंगा। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और अब ये सेक्शन जो इसकी बेर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको मैं पढ़ता हूं। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जहां पर एक जो जायदाद है वो मुंतकिल होती है, पैसिव का फिक्रा है। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जहां एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है, मुंतकिल होती है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयर इन, कि एक प्रॉपर्टी के अंदर कोई मुफाद जो है वो पैदा करते हुए कोई प्रॉपर्टी जो है मुंतकिल की जाती है चंद शराइत के ताबे, यानी कोई शराइत भी साथ रखी जाती हैं। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, कि जहां एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है किसी शराइत के ताबे, किसी शराइत के ताबे किसी प्रॉपर्टी में जो है वो मुफाद पैदा होता है उसकी मुंतकली के साथ, लेकिन कुछ शराइत के ताबे। रिजर्व्ड आर गिवन कॉमा रिजर्व्ड आर गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, कि किसी शख्स के मुफाद में, टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, कि अगर वो फ्यूचर के अंदर दिवालिया हो गया, यानी मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको, इसकी समझ आ जाएगी कि एक शख्स ए है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को सेल कर रहा है और कहता है कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूं, और साथ ये लिखवाता है लेकिन अगर आप इन फ्यूचर दिवालिया हो जाते हो तो ये ट्रांसफर जो है वो वाइड हो जाएगी। ठीक है, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, अब ये कंडीशन लगाई गई है ना, यानी अगर आप दिवालिया हो जाओगे तो ये जो हमारी सेल है ये खत्म हो जाएगी, यानी ये मुफाद तभी कायम रहेगा, ये जो सेल है तभी कायम रहेगी जब तक आप दिवालिया नहीं होते। तो कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयर इन, इसके अंदर, देयर इन इसके अंदर जो मुफाद पैदा किया जाता है, जो पैदा किया जा रहा है, जो एक शख्स दूसरे के हक में मुफाद जो है वो क्रिएट कर रहा है, एक जो इंस्ट्रूमेंट उसके जरिए से कर रहा है, और साथ ये कंडीशन भी लगा रहा है और कह रहा है कि अंडर सम कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन given to or for the benefit of any person to seize on his becoming, ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाएगा on his becoming insolvent, अगर वो insolvent हो गया और endeavoring to transfer or dispose of the same, कि वो आगे मुंतकिल नहीं कर सकता फिर किसी को, such condition or limitation is dash। ए ऑप्शन है वैलिड, कि ऐसी जो कंडीशन है वो वैलिड होगी, बी ऑप्शन वाइड होगी, सी ऑप्शन वाइडेबल होगी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? जब कंडीशन जो है वो वैलिड होती नहीं है तो फिर वाइड होगी, तो वाइड जो है लिमिटेशन इज वाइड, यानी सेक्शन 12 ये बता रहा है कि जो भी कंडीशन रखी जाएगी दिवालिया होने से मुतल्लक, वो जो पिछला सेक्शन था 11 उसके अंदर कोई भी कंडीशन रखी जाए कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टी को, लेकिन इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 12 के अंदर ये कंडीशन रखी गई है कि अगर कोई शख्स दिवालिया हो जाएगा, तो अगर सेल की सूरत में अगर कोई दिवालिया हो जाएगा तो फिर दिवालिया जब हो जाएगा तो फिर ये जो सेल हुई है ये खत्म हो जाएगी। तो ये सेक्शन ये बता रहा है और ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है ऐसे शख्स को कि अगर कोई शख्स जिसने कोई प्रॉपर्टी किसी शख्स से खरीदी है, अगर वो फ्यूचर में दिवालिया हो जाता है और ऐसी कोई कंडीशन रखी भी गई है तो वो वाइड होगी, सिरे से ही वाइड होगी, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो वाइड, लिमिटेशन इज वाइड, ऐसी कंडीशन जो है वो बातिल होती है, ऐसी कंडीशन बातिल होती है। सेक्शन 12 बता रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच सेक्शन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज मेंशन्ड? Rule against perpetuity is mentioned. In which section rule against perpetuity is mentioned? Section option A है section 13, option B है section 14 of the Transfer of Property Act 1882, option C है section 15 of the Transfer of Property Act 1882, ऑप्शन डी है सेक्शन 16 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और इसका जो राइट और करेक्ट आंसर है और करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है वो सेक्शन 14 के तहत जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, in which section of Transfer of Property Act 1882 direction for accumulation is mentioned? कि किस सेक्शन में जो है वो accumulation की डायरेक्शन से मुतल्लिक बताया गया है? In which section of Transfer of Property Act 1882 direction for accumulation is mentioned? कि accumulation जमा करना, accumulate होता है ना जमा करना, तो accumulation की डायरेक्शन से मुतल्लिक जो है वो कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन ए है सेक्शन 16 ऑफ टीपीए, ऑप्शन बी है सेक्शन 17 ऑफ टीपीए, ऑप्शन सी है सेक्शन 18 ऑफ टीपीए, और ऑप्शन डी है सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और ये रेलिवेंट इसका जो करेक्ट राइट ऑप्शन और राइट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 17 of Transfer of Property Act 1882 is the right answer of this question, which has been mentioned above. In which section of Transfer of Property Act 1882 direction for accumulation is mentioned? Accumulation is mentioned. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। vested interest is defined in section, vested interest हमने पढ़ा है, vested interest is defined in section dash, option A section 17 of Transfer of Property Act, option B है section 18 of Transfer of Property Act, ऑप्शन सी है सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑप्शन डी है सेक्शन 20 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 17 में है, 18 में है, 19 में है या 20 में है? तो वेस्टेड इंटरेस्ट की डेफिनेशन सेक्शन 19 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई है। सेक्शन 19 of the Transfer of Property Act is the correct answer of this question, which has been mentioned above. Question number 11 है, अब vested interest की डेफिनेशन ही मैंने लिखी है और उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप। जी जी तो ये सेक्शन 19 को एक्सटेंड कर दे वेस्टेड इंटरेस्ट को। जी जी मैं अभी करता हूँ। Where on a transfer of property, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। सेक्शन 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है और फिर मैंने उसकी पूरी जो डेफिनेशन है उसको लिखकर उसमें से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप निकाला है। वेयर, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। अब वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड, कि जहां पर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के किसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होती है, एन इंटरेस्ट देयर इन, और एक मुफाद उसमें, देयर इन उसमें, इज क्रिएटेड पैदा होता है, पैदा किया जाता है, पैसिव का फिक्रा है, पैदा किया जाता है, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि किसी भी शख्स के हक में एक मुफाद पैदा किया जाता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए। एक शख्स जो है वो अपनी
प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है दूसरे को, और करते हुए वो जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है किसी दूसरे के हक में। फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, टाइम स्पेसिफाई नहीं करता, व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट कब होगा, और इन टर्म स्पेसिफाइंग दैट, या वो शर्त रखता है, स्पेसिफाइंग दैट, शर्त स्पेसिफाई करता है, दैट इट इज टू टेक इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट होना है, इट इज टू टेक इफेक्ट, इज इट इज टू, ये भी इज, इट इज टू का इस्तेमाल है, होना है, यानी ये ग्रामेटिकली जो सेंस है उसमें कि दैट इट इज टू टेक इफेक्ट, कि इसका जो, इसको मुअस्सर होना है, वो कब होना है, फॉर्थ विद और ऑन द हैपनिंग के साथ, ऑन द हैपनिंग कि कोई ऐसा वाक्या ज़हूर हो जाएगा, उसके होने पर, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, जिसका लाजमी तौर पे होना, जिसको लाजमी तौर पे होना चाहिए, इसको लाजमी तौर पे होना चाहिए, कि मस्ट, विच मस्ट हैपन, जिसको लाजमी तौर पे होना चाहिए, और जब वो हो जाएगा तो जो सच इंटरेस्ट है इज वेस्टेड इंटरेस्ट। डैश के अंदर मैंने लिखा है, यानी डैश करके इंटरेस्ट, सच इंटरेस्ट इज अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ऑप्शन ए है, बी है कॉमन इंटरेस्ट, सी है वेस्टेड इंटरेस्ट, और डी है प्राइवेट इंटरेस्ट, के एक राइट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर ये वाक्य अगर वकू पजीर हो गया तो ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसा जो टर्म रखी गई है उसे कहते हैं कि उसे लाजमी तौर पे होना है, होना चाहिए, तो अगर वो हो जाता है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी जी एक्सक्यूज मी सर, सर एग्जांपल दे दें वेस्टेड इंटरेस्ट। जी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सेक्शन 13 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अनबोर्न चाइल्ड के हक में एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जाती है। सेक्शन 13 की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसके अंदर कहा जाता है कि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, कि जो बच्चा अभी मां के पेट के अंदर है उस को कैसे ट्रांसफर की जा सकती है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उसके लिए सेक्शन 13 ये कह रहा है कि उसके लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, और वो जो ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा और लिखा जाएगा कि उसके लिए जो कि अभी दुनिया में नहीं आया है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके लिए ये ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा और किसी शख्स के नाम क्रिएट किया जाएगा, और जब वो हैपनिंग हो जाएगी जो कि होनी है, जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो उसका होगा, जो कि ट्रस्ट क्रिएट करके उसको प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की गई थी, वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो जो सेक्शन 13 की एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल इसके अंदर फिट आती है। तो वो जो अनबोर्न चाइल्ड को ट्रस्ट बना के प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाती है, और अभी वो पैदा नहीं हुआ, जब वो पैदा हो जाएगा हैपनिंग पर, कि जब वो पैदा हो जाता है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, वो जो प्रॉपर्टी जो है वो उसको उस हैपनिंग होने पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ, कि ए वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इस्तेहकाक शुदा हक, अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड, ये भी पैसे वाइज का फिक्रा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो खत्म नहीं होता है, डिफीटेड खत्म नहीं होता है, इज नॉट डिफीटेड, इजंट डिफीटेड बाय द डेथ, कि मौत की सूरत में
वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं होता है ऑफ द डैश, किसका, बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। अब मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द डैश बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। ये भी मैंने वेस्टेड इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो आपकी सेक्शन 19 के अंदर मैंने आपको बताया, उसी में से ही ये एक लाइन ली हुई है और ऑब्जेक्टिव बनाया है। A vested interest isn't defeated by the death of the dash before he obtains possession. ऑप्शन ए है ट्रांसफरर, के ट्रांसफरर के इंटरेस्ट को जो है वो खत्म नहीं करता, बी है ट्रांसफरी के नहीं करता, और सी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रांसफरर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑफ दिस क्वेश्चन? Whose option from the following option is the correct option? The right option of Transferee. transferee. The right option is the transferee, and option B is the correct or right option of this question. Question 13 है, contingent interest is mentioned in section dash of the Transfer of Property Act 1882. Option A है section 20, option B है section 21, option C है section 22 of the Transfer of Property Act 1882, और option D है section 23 of the Transfer of Property Act 1882. Contingent interest मशरूत मफाद इज मेंशन्ड, ये मशरूत मफाद की टर्म जो है वो बयान की गई है सेक्शन, किस सेक्शन में बयान की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के? सेक्शन 20 में, ए बी है 21 में, सी है 22 में और डी है 23 में। तो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो है वो की गई है? सेक्शन 21 of the Transfer of Property Act 1882. Option B is the right option and right answer of this question. Option B, section 21 of the Transfer of Property Act 1882. The term contingent interest is defined in section 21 of the Transfer of Property Act 1882. Next question है question number 14. An interest created on a transfer of property, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये मैं आपको पढ़ूंगा, आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद फिर इसमें से ऑप्शन निकालेंगे। An interest created on a transfer of property and depended upon a condition dash, an interest created on a transfer of property and dependent upon a condition dash, if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such a nature that if permitted, it would defeat the provisions of any law, or is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy. तो ये जो मैंने लैंग्वेज पढ़ी है इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूं और फिर ऑप्शन देता हूं आपको। एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर, के एक इंटरेस्ट जो है वो पैदा किया जाता है एक मुंतकली की सूरत में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की में यानी जायदाद की मुंतकली की जाती है और एक मुफाद पैदा किया जाता है, एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन, और इसका जो इन्हिसार है वो एक शर्त पर होता है। ये सेक्शन बता रहा है कि
एक इंटरेस्ट एक जायदाद की मुंतकली करके पैदा किया जाता है और इसका इन्हिसार जो है वो एक शर्त पे होता है, if the fulfillment of the condition is impossible, जी ये के कौन है जी? ये एक जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से जिन्होंने ज्वाइन किया है के नाम से है, तो ये के कौन है ये जरा बता दें। ये मुश्तबा साहब पूछ रहे हैं कि इनकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये अपना प्रॉपर नाम जो है वो मेंशन करें यहाँ पर। के से क्या मुराद है? जी ये के कौन है जरा बता दीजिएगा। जी तो शायद वो नहीं बताना पसंद करेंगे, आप लेक्चर कंटिन्यू रखें। नहीं वो मुश्तबा साहब जो है वो पूछ रहे हैं कि ये के जो है इनकी अटेंडेंस जो है वो शो नहीं होगी, तो ये अपना नाम जो है वो यहाँ के की बजाय अपना नाम जो है वो ये यूनिवर्सिटी को हमने भेजना है ये रिकॉर्ड, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये के की बजाय अपना जो नाम है वो मेंशन करें यहाँ पर। मतलब सर ऑनलाइन पे हम लोग वो नहीं कर सकते, ये तो जाते हैं। ये जो है के किसका नाम है? चलो ठीक है सर रहने दीजिए आप ना, ताकि असल नेम से वो आ जाए कुछ बात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 असल में वो मुश्तबा साहब पूछ रहे थे इसलिए मैंने आपको कहा है, मुझे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेड अपॉन अ कंडीशन डैश। इसका ऑप्शन ए है पास, अपॉन अ कंडीशन पास, अपॉन अ कंडीशन फेल्स, अपॉन अ कंडीशन वाइड, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर और अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी है कि एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेड अपॉन अ कंडीशन फेल्स इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल, कि कंडीशन को फुलफिल करना नामुमकिन है। अगर कंडीशन को फुलफिल करना नामुमकिन है अपॉन अ कंडीशन फेल्स, कि फेल हो जाती। इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इम्पॉसिबल और इज फॉरबिडन बाय लॉ, या ऐसी कंडीशन जो है वो कानून ने मना किया हुआ है कि ऐसी शर्त रखी नहीं जा सकती, यानी ऐसी कोई कंडीशन रखी गई है जिसकी जो फुलफिलमेंट है उसमें उसको फुलफिल करने में वो फेल हो जाता है। पहला जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 कि ऐसी कंडीशन रखी जिसको वो फुलफिल करने में फेल हो जाता है 1। 2 कि अगर कोई ट्रांसफर होती है और उस ट्रांसफर के दौरान जो ट्रांसफर की है कोई ऐसी कंडीशन रखी है अपॉन अ कंडीशन इज फॉरबिडन बाय लॉ, कि जिसको लॉ ने ही फॉरबिड किया हुआ है कि ऐसी कंडीशन रखी नहीं जा सकती, ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती अगर कोई ट्रांसफर करनी है किसी प्रॉपर्टी की, और इज ऑफ सच अ नेचर, या ऐसी कंडीशन ऐसी नेचर की है, ऐसी नोयत की है दैट इफ परमिटेड अगर उसकी इजाजत दी जाती है, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तो फिर वो किसी कानून की किसी दफा को जो है वो मुतासर करती है, डिफीट मुतासर करती है। ठीक है। और इज फ्रॉडुलेंट, या ऐसी जो कंडीशन है वो फ्रॉड, उसमें फ्रॉड पाया जाता है, यानी ऐसी कोई कंडीशन रखी गई है। पहला ये था कि ऐसी कंडीशन रखी जाती है अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जाती है और एक मफाद पैदा किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन रखी गई जो कि फुलफिल ही नहीं हो सकती, उसको इम्पॉसिबल है, फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। दूसरा ये कि कोई ऐसी कंडीशन रखी गई ट्रांसफर करते हुए, इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए, जिसको कि कानून ने ही मना किया हुआ है कि ऐसी कंडीशन नहीं रखी जा सकती। थर्ड वन ऐसी थी कंडीशन कि जिसे परमिट तो किया गया है, लेकिन अगर उसको परमिट किया गया और वो ऐसी कंडीशन रखी गई तो किसी कानून की कोई जो प्रोविजन है उससे डिफीट होगी, मुतासर होगी, तो फिर भी जो है वो कंडीशन जो है वो काबिल अमल नहीं होगी।
या फिर अगर अपॉन अ कंडीशन ऐसी कंडीशन रखी जाती है जो कि फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड पर मबनी है, और इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन, या किसी शख्स को मुजरत पहुंचाएगी अगर कोई ऐसी कंडीशन रखी गई है, और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या किसी की प्रॉपर्टी को मुजरत पहुंचाती है फ्रॉड की सूरत में, और द कोर्ट, या कोर्ट अगली जो सूरत है कि अपॉन अ कंडीशन कि ऐसी कंडीशन रखी गई, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, जिसको कोर्ट ये कहता है कि ये इमोरल है, गैर अखलाकी, जो कंडीशन रखी गई है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए, वो गैर अखलाकी कंडीशन रखी गई है, शर्त रखी गई है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, या कोई ऐसी अगर शर्त रखी गई है तो वो इमोरल है, आर ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या वो ऐसी शर्त जो रखी गई है वो मफाद आमा के खिलाफ है, तो ऐसी जो इंटरेस्ट होगा वो वाइड होगा, वो फेल हो जाएगा, वो काबिल अमल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो इसी सेक्शन से ही रिलेटेड है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये किस सेक्शन के अंदर जो बताया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर ये है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑब्लिक प्रेसिडेंट, fulfillment of condition precedent is mentioned in section, कि किस सेक्शन के अंदर जो हमने पहले सेक्शन पढ़ा है उसका जिक्र किस सेक्शन के अंदर है, fulfillment of condition precedent is mentioned in section। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहां पे करूंगा, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट, ये मैं आपको बता देता हूं। कंडीशन प्रेसिडेंट वो कंडीशन होती है जब कोई भी माहिदा आप करते हैं, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, तो लिखते हुए पहले जो आप करते हैं, प्रेसिडेंट से मुराद है जो पहले आपने कंडीशन रख ली है कोई माहिदा करते हुए कि ये माहिदा हम करेंगे, ये कंडीशन होगी। कंडीशन सब्सिक्वेंट वो कंडीशन होती है जो कि माहिदा हो जाने के बाद कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये काबिल अमल होगा, तो वो कंडीशन सब्सिक्वेंट होगी। माँ बाद की, सब्सिक्वेंट से मुराद है माँ बाद की शर्त कि बाद में अगर ऐसा होगा तो ऐसा जो है वो मुंतकली होगी और जो भी रखेंगे। तो कंडीशन यहां पर जिक्र है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, जो माहिदा करते हुए, ट्रांसफर का माहिदा करते हुए कंडीशन प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन सेक्शन डैश ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ऑप्शन ए है, यानी जो हमने सेक्शन पढ़ा है पहले उसका जिक्र है सेक्शन 25 के अंदर, ऑप्शन बी है सेक्शन 26 के अंदर, ऑप्शन सी है सेक्शन 27 के अंदर, ऑप्शन डी है सेक्शन 28 के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज सेक्शन 26, यानी सेक्शन 26 के अंदर जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 26 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कितना टाइम रह गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी एक सेक्शन ही है जिसको मैं पढ़ूंगा और उसमें से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप निकालूंगा। वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property, the condition shall be deemed to have been dash if it has been substantially complied with। अब where the terms of a transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property, the condition shall be deemed। तो जो कंडीशन होगी shall be deemed, उसको समझा जाएगा, डीम से मुराद है समझा जाएगा, shall be deemed, कंडीशन shall be deemed, पैसिव वॉइस का फिक्रा है कि कंडीशन को समझा जाएगा to have been, कि वो हो चुकी है। ऑप्शन ए है failed, नाकाम, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी फुलफिल्ड, टू हैव बीन फुलफिल्ड। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड इफ इट हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद। इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, कितना टाइम है जी हमारे पास?
4 मिनट हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि 4 मिनट के अंदर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसकी एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको मैं इस लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा करता हूं, थोड़ा सा ये लेंथी है, और अगले लेक्चर में भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको साथ मिला के तो एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अल्फ बे को इस शर्त पर 5,000 रुपए मुंतकिल करता है, यानी एक शख्स जो है वो बी को इस शर्त पर 5,000 रुपए देता है कि वो जीम दाल, यानी अल्फ जो है बे को इस शर्त पर 5,000 रुपए देता है कि वो जीम दाल और रे की रजामंदी से शादी करेगा। ठीक है जी, यानी अल्फ बे को 5,000 रुपए इस शर्त पर देता है कि वो जो शादी करेगा वो जीम दाल और रे की रजामंदी से शादी करेगा, यानी वो 3 अशखास जीम दाल और रे की रजामंदी से शादी करेगा। रे फौत हो जाता है जी, अब जीम और दाल रह जाते हैं। तो अब कंडीशन के अंदर तो ये था कि जीम दाल और रे की रजामंदी से करेगा, लेकिन रे की रजामंदी उसने नहीं ली, तो जीम और दाल की रजामंदी अगर वो ले लेता है तो जो आखिर में कहा गया है कि इफ इट हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, कि अगर माकूल तौर पर भी वो उसकी जो कंडीशन है वो पूरी कर देता है तो वो वैलिड होगा, यानी उसने कंडीशन फुलफिल कर दी। कि अगर मिसाल के तौर पे कि अगर उसमें से जीम दाल और रे में से रे फौत हो जाता है और ये कहा गया है कि 5,000 जो रुपए हैं वो तब उसके लिए वैलिड हो जाएंगे, वो उसके पास ही रहेंगे, और 5,000 तब तक जो है वो मशकूक है अभी के अभी उसको नहीं मिलेंगे, यानी दे तो दिए, मुंतकिल करता है 5,000, लेकिन एक शर्त के साथ करता है कि जब वो रजामंदी लेगा शादी करेगा, इसको आप रकम को बढ़ा भी सकते हैं कि वो एक रकम देता है मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए, और कहता है 50 लाख रुपए मैं आपको ट्रांसफर देता हूं, ठीक है, और मुंतकिल करता हूं, और इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो तब जो है वो आपके लिए और अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि तब ओपन होगा जब आप जीम दाल और रे की रजामंदी के साथ शादी करेंगे। अब जीम दाल तो जिंदा है, रे फौत हो जाता है रजामंदी लेने से पहले ही, तो ऐसी सूरत में क्या होगा ये समझा वो बाद में जीम और दाल से रजामंदी ले लेता है, रे तो फौत हो गया, तो वो ये समझा जाएगा जो उसकी आखिरी लाइन है कि इफ इट हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, कि अगर वो माकूल तरीके से, यानी 2 लोगों से तो उसने रजामंदी ले ली, जो कंडीशन थी उसका कुछ माकूल हिस्सा तो उसने जो है वो फुलफिल किया है, तो वो समझा जाएगा कि उसको फुलफिल कर दिया गया। कंडीशन प्रेसिडेंट को जो कि कंडीशन रखी गई थी वो ऐसी मुंतकली करते हुए 50 लाख की, कि अगर वो शादी करेगा जीम दाल और रे की रजामंदी से तो वो रकम जो है वो उसको मिल जाएगी एब्सोल्युटली। तो अगर वो रे उस रजामंदी लेने से पहले ही फौत हो जाता है और जीम दाल अभी जिंदा है, तो जीम दाल से वो रजामंदी ले लेता है शादी करने से पहले, तो ये समझा जाएगा कि उसने जो एक ये सेक्शन की जो सब्सटेंशियल कंप्लीशन है वो कर दी है, कि उसका माकूल हिस्सा जो है वो उसने फुलफिल किया है, लिहाजा जो है वो कंडीशन कंप्लाई हो गई है और वैलिड हो गई है, लिहाजा उसको ये ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे।